वेलकम बैक टू द पास्ट पेपर सीरीज। आज की इस वीडियो में मैं आपसे NET 4 2026 में आए हुए ओरिजिनल क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ना सिर्फ हम उन क्वेश्चंस को यहां पर देखेंगे बल्कि उनके स्मार्ट सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे कि कैसे हम डिफरेंट ट्रिक्स के थ्रू, डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू उन क्वेश्चंस को स्मार्ट वे में हैंडल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आजकल NET सीरीज 4 चल रही है और मोस्टली क्वेश्चंस क्या हो रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं। अगर आप रीसेंट टाइम में NET देने जा रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आप ऑब्जर्व करें, बेसिकली ये IQ बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट टर्म ऑफ, और आपको इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म को जज करना है। यहां पर ऑब्वियसली आप डिफरेंट हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ जाएंगे, डिफरेंट तरह से सोचेंगे इसके बारे में कि क्या क्या हो सकता है, और ऑब्वियसली डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। उनमें से जो एक पॉसिबिलिटी यहां पर एग्जिस्ट कर रही है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो ये है कि अगर आप यहां पे फर्स्ट टू टर्म्स का सम करें 1 + 2, यू विल सी कि क्या आ रहा है, 3 आ रहा है जो कि उससे नेक्स्ट टर्म है। सिमिलरली अगर आप यहां पर सेकंड और थर्ड टर्म का सम करें 2 और 3, यू विल सी कि यहां पर उससे नेक्स्ट टर्म 5 बन रही है। अब यही पैटर्न आगे भी है, अगर आप 3 और 5 का सम करेंगे 8 बन रहा है जो कि उससे आगे मौजूद है, और इसी तरह से अगर आप यहां पर 5 और 8 का सम करेंगे तो वो 13 बनेगा। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, वो 13 आ जाएगा। वो नेक्स्ट टर्म एक्चुअली 13 है ऑप्शंस में, इट इज इन चार्ली ऑप्शन। चार्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं जो अभी हमें रिसेंटली देखने को मिला। इसमें भी हमें मिसिंग टर्म पूछी जा रही है, मिसिंग नंबर पूछा जा रहा है, और वो मिसिंग नंबर ये क्वेश्चन मार्क है। अब ये हमारे पास सीक्वेंस है और इसमें हमें पैटर्न को जज करना है। यहां पर जो पैटर्न बन रहा है वो अगर हम देखें तो 1 को मैं इस 2 से कनेक्ट करता हूं, तो 1 के बाद 2 एक टर्म को छोड़कर, 2 के बाद 3 अगेन एक टर्म को छोड़कर, तो 3 के बाद एक टर्म को छोड़कर इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा। यहां पर वो जो आपसे मिसिंग नंबर पूछा जा रहा है वो क्या है, वो 4 है जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। लेकिन इट इज बेटर कि जो यहां पर हमने नंबर्स मिस किए हैं उनके अंदर भी आप पैटर्न को प्रॉपर तरीके से जज कर लें। यहां पर आप देख सकते हैं 8 से 10 पे जाते हुए 2 इंक्रीज हो रहा है, 10 से 12 पे जाते हुए भी 2 इंक्रीज हो रहा है। अगर हम 4 से नेक्स्ट नंबर की बात करें तो उसमें भी क्या होगा, एक्चुअली 2 इंक्रीज होगा और वो 14 बनेगा। लेकिन यहां पर उसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसी नंबर की बात करनी थी और वो 4 आ रहा है, 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक इक्वेशन मौजूद है जिसमें 2 डिटर्मिनेंट है और आपसे कहा जा रहा है देन a + b आपको बताना है। जो इस क्वेश्चन को देखकर एक रेगुलर अप्रोच होगी वो ये होगी कि इन डिटर्मिनेंट्स को सिंप्लीफाई करते हैं और वहां से देखते हैं कि कुछ a और b बन जाएगा। लेट्स सी। तो यहां पर अगर मैं इस अप्रोच के साथ जाता हूं तो 5 2 क्या होगा, 10 होगा, माइनस 6 9 ये 54 बन जाएगा, और इक्वल के दूसरी तरफ 5 ने मल्टीप्लाई होना है इस तमाम से, तो 5 3 15 प्लस 5b से भी मल्टीप्लाई होगा तो 5b आ जाएगा। अब दरमियान में यहां पे नेगेटिव साइन प्लेस होगा जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 2 18 आ जाएगा, और ये 9a से मल्टीप्लाई होकर 9a तो होगा, लेकिन उस नेगेटिव साइन की वजह से यहां पर भी -9a आ जाएगा। अब आप नोटिस करें तो ये बनेगा -44, और इक्वल के इस तरफ हमारे पास ये 15 -18 ये बनेगा -3 प्लस 5b -9a। यहां से 5b -9a किसके इक्वल आएगा, -3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -41 हो जाएगा। तो ये तो है इसकी स्टैंडर्ड अप्रोच, बट आप देखें यहां तक पहुंचकर आप स्टक हो जाएंगे, बिकॉज ये एक इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन आपको कभी भी ए के और बी के बारे में नहीं बताएगी, और ए और बी ऑब्वियसली ऑप्शंस में भी नहीं है। ऑप्शंस में एक्चुअली क्या मौजूद है, a + b मौजूद है। बेसिकली अगर आप इस अप्रोच से जाएंगे तो यह सवाल नहीं होगा।
तो ये अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर हमें यहां पे करना क्या होगा? बेसिकली अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं इसकी स्मार्ट अप्रोच कि इस क्वेश्चन को हमें हैंडल कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक प्रॉपर्टी को रिकॉल करना है। वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, और उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें या ए का डिटर्मिनेंट लें, ये दोनों डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होते हैं। वी नो दैट प्रॉपर्टी। अब सवाल ये है कि ये सवाल देखकर ये प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में आई क्यों? तो ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे सवाल को देख रहे हैं। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं, अब मैं आपको उस तरह से दिखाने जा रहा हूं कि ये क्वेश्चन में एक्चुअली हो क्या रहा है, लेकिन उससे पहले मैं इस प्रॉपर्टी को एक बार अप्लाई कर लूं। अब आप देखें, मैंने कहा कि ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट लिया जाए या ये जो मैट्रिक्स है इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लिया जाए तो वो बराबर होंगे। मैं यहां पर इसका ट्रांसपोज कर लेता हूं। तो ये जो 5 9 फर्स्ट रो है, 5 9 को मैं फर्स्ट कॉलम बना रहा हूं। ये जो 6 2 सेकंड रो है, तो ये जो 6 2 को मैं सेकंड कॉलम बना रहा हूं, तो मैंने इसका क्या कर लिया? ट्रांसपोज ले लिया। तो इसका डिटर्मिनेंट और इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल आएगा। और ये इक्वल किसके होगा? यहां पर आप देखें तो ये 5 है, और फिर यहां पर 2 प्लस ए आप देख सकते हैं, फिर यहां पे 9 है, और यहां पर आप 3 प्लस बी देख सकते हैं। अब एक्चुअली हुआ क्या है? हुआ ये है कि मुझे जो यहां पर नजर आ रहा था 5 9, जो मैं यहां पे पहली रो में देख रहा था, वही मुझे यहां पे 5 9 पहले कॉलम में नजर आ रहा था। दैट इज वाई मैंने यहां से सेंस डेवलप की कि मैं इसका ट्रांसपोज अगर लूंगा तो यही 5 9 जो फर्स्ट रो में है, ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। तो अब अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूं, तो यहां पे 5 है, यहां पे 5 है, यहां पे 9 है, यहां पे 9 है, तो यहां से मैं एक सेंस डेवलप कर सकता हूं कि फिर ये जो 6 है और ये जो 2 प्लस ए है, तो 6 इक्वल हो सकता है 2 प्लस ए के, और ये जो 2 है ये इक्वल हो सकता है 3 प्लस बी के, तो 2 इक्वल हो सकता है 3 प्लस बी के। वी हैव हियर 2 इक्वेशंस नाउ। अब बच्चे आप देखें तो ये कितना आसान हो गया। अगर मैंने यहां से ए कैलकुलेट करना है तो वो 4 आ जाएगा, और अगर मुझे यहां से बी को कैलकुलेट करना है तो 3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। फाइनली वी हैव द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए क्या है? वो 4 है, और प्लस बी क्या है? वो -1 है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो इट विल बी 3, और आप देख सकते हैं वो कहां पर मौजूद है? अल्फा ऑप्शन में मौजूद है, तो अल्फा इसका आंसर हो जाएगा। आपने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉपर्टी भी यूज हो रही थी, और ये पूरी की पूरी एक स्मार्ट अप्रोच हमने यहां पर अप्लाई की है। लेकिन अल्टीमेटली ये स्मार्ट अप्रोच आप कैसे सीख सकते हैं? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ट्रेनिंग। अगर आप इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, आपको आइडिया होता है कि कैसे चीजों को हमने सोचना है, कैसे हमने क्वेश्चन को देखना है, तभी आप उन क्वेश्चंस को राइट वे में हैंडल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है देयर आर 20 बॉल्स इनसाइड अ बैग। तो एक बैग के अंदर 20 बॉल्स हैं। आउट ऑफ दीज जो 6 बॉल्स हैं वो रेड हैं, और 2 जो हैं वो ग्रीन हैं। तो 6 और 2 हो गए 8। तो उन 20 में से 8 बॉल्स ऐसे हैं जिनमें रेड और ग्रीन हैं, और कहा जा रहा है एंड द रिमेनिंग आर येलो। तो अगर 20 में से आप इन 8 को छोड़ दें तो बाकी रह जाते हैं 12। तो वो जो रिमेनिंग है उसकी सेंस एक्चुअली क्या है? 12। 12 आर येलो। अब आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। हमें एक्चुअली प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ ड्रॉइंग आ येलो बॉल। बहुत क्लियरली आउट ऑफ 20 बॉल्स, तो टोटल बॉल्स हैं 20, और उसमें से आप येलो निकालना चाह रहे हैं, तो येलो बॉल्स कितने हैं? 12। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12 आउट ऑफ 20। सॉल्व कर लें तो 4 3 12, 4 5 20, इट इज एक्चुअली 3/5। आप देख सकते हैं इट इज इन ऑप्शन बीटा। बीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। यहां पे हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि इफ x एंड y आर बोथ नेगेटिव, तो x और y दो नंबर्स हैं जो कि नेगेटिव नंबर्स हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। तो कौन सी बात जो है वो सच हो सकती है? अब आप नोटिस करें तो अगर x जो है वो नेगेटिव है
और y भी नेगेटिव है, तो हम जानते हैं कि नेगेटिव और नेगेटिव नंबर का अगर सम किया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो भी नेगेटिव आता है। लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि नेगेटिव और नेगेटिव नंबर का सम करके बताया जा रहा है कि जो रिजल्ट है 2 वो पॉजिटिव है, जो कि नहीं हो सकता। सो इसका मतलब है कि ये जो बात लिखी है ये ट्रू नहीं हो सकती। सो ऑप्शंस में हमें ट्रू ढूंढना है, सो दैट इज व्हाई यहां पर फर्स्ट को तो मैं बहरहाल क्या कर रहा हूं, क्रॉस कर रहा हूं। अब आप देखें सेकंड इंफॉर्मेशन को। सेकंड इंफॉर्मेशन में अगेन x क्या है, वो नेगेटिव है, और जो y क्या है वो भी नेगेटिव है। और आप देखें इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जब दो नेगेटिव्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है। और इक्वल की दूसरी तरफ यहां पर लिखा है 3 जो कि पॉजिटिव है। सो इसका मतलब यह है कि x और y का प्रोडक्ट करने से 3 आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा 3 ही आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी बहरहाल एग्जिस्ट करती है कि आपको इसका आंसर 3 मिल सकता है। लाइक आप इस तरह से सोच लेना कि x जो है वो -1 है और y जो है वो -3 है, क्योंकि कहा गया है कि x एंड y बोथ आर नेगेटिव। तो इस केस में यहां पर आप प्रोडक्ट करेंगे सो यू विल सी के 3 आ जाएगा। तो ये पॉसिबल है। और क्वेश्चन भी आपसे यही कह रहा है कि कुड बी ट्रू, यानी आपने वो बात बतानी है जो सच हो सकती है। तो क्योंकि ये ट्रू हो रही है सो दैट इज व्हाई हम यहां पे सेकंड इंफॉर्मेशन को अप्रिशिएट कर रहे होंगे और फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमने क्लियरली डिस्कार्ड कर दी है। सो यहां पे अगर मुझे ऑप्शंस में से चूज करना होगा तो हम क्या चूज करेंगे, ओनली टू, कि सेकंड इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ वही यहां पर कुड बी ट्रू की कैटेगरी में फॉल कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। सो यहां पे हमें कहा गया है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल है। सो दिस इज अ वेरी फेमस रिजल्ट, आप सब लोग इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन यहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि नस्ट के अंदर यह सवाल दो तरह से पूछा जाता है। एक यह है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, जैसा कि यहां पे लिखा है थीटा अप्रोचेस टू 0, और एक ये होता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो यहां पर साइन थीटा ओवर थीटा। अब बजाहिर स्टूडेंट्स जब इसको जल्दी में देखते हैं तो वो इनमें फर्क नहीं कर पाते कि यहां पे 0 लिखा है और यहां पर इंफिनिटी लिखा है, लेकिन इनमें बहुत फर्क है, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर में फर्क है, कॉन्सेप्ट में फर्क है। लेकिन यहां पर आप इन दोनों रिजल्ट्स को अगर याद रख लेंगे तो फिर जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप बिहेव कर लेंगे। सो पहली बात है कि अगर लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा हो 0 को तो ये वही आपकी टेक्स्ट बुक का रिजल्ट है, और हम ये जानते हैं कि ये तमाम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल रिजल्ट। लेकिन अगर थीटा अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को, सो याद रखिएगा कि इस केस में आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सो बहरहाल यहां पर थीटा अप्रोच कर रहा है क्योंकि 0 को, तो इसका आंसर 1 ही होगा, जो कि आप देख सकते हैं बीटा ऑप्शन में मौजूद है। बट इस चीज को मेक श्योर करें कि अगर थीटा अप्रोचेस टू इंफिनिटी आ गया, सो इन दैट केस आप क्या चूज करेंगे, 0 चूज करेंगे, 1 चूज नहीं करेंगे। यहां पर एक और लिमिट के क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें। सो इन दैट क्वेश्चन लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये तमाम आपको एक्सप्रेशन नजर आ रहा है। तो लिमिट के क्वेश्चन को लेकर सबसे पहली अप्रोच यही होती है कि आप लिमिट को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो लिमिट अप्लाई करने का मतलब है कि x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो जहां पर x है वहां पे 0 रखें। तो यहां पर 0 रखेंगे तो ये 1 बनेगा, 1 - 1 न्यूमरेटर में 0 हो जाएगा। यहां पर आप x की जगह 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में भी 0 आएगा। सो दिस इज एक्चुअली 0/0 फॉर्म। अब जब ये 0/0 फॉर्म है, सो इसका मतलब है कि मैं यहां पे ट्रिक अप्लाई कर सकता हूं, जो कि है लॉपिटल रूल। सो एज पर द ट्रिक होता यह है कि हम न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव लेते हैं और डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन है, सबसे पहले मैं यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x का डेरिवेटिव लूंगा, तो यहां पे डेरिवेटिव का पावर रूल लगेगा। सो ये बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x, तो मैंने डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लिख दिया, माइनस आगे 1 है, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। और अब आप डिनोमिनेटर में आ जाएं तो x का अलग डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होगा ना। और ये तमाम काम करने के बाद आपने लिमिट को नहीं छोड़ना, लिमिट को तब तक साथ साथ लिखना है जब तक वो अप्लाई नहीं हो जाती। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साथ ही आएगा। अब आप देखें कि वो जो आपको पहले प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी 0/0 फॉर्म वाली, अब वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि यहां पे 1 आ चुका है, तो अब यहां पर 0 तो नहीं बनेगा, तो वो जो 0/0 वाला प्रॉब्लम है वो यहां पर नहीं है। और मजीद ये है कि यहां पर भी अब 0 नहीं बन रहा, आप चेक कर सकते हैं। सो अब यहां पर आप इस
इस लिमिट को फाइनली अप्लाई करें x अप्रोचेस टू 0। तो जब आप x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो x की जगह 0 रखेंगे तो ये तमाम हो जाएगा 1 और अल्टीमेटली 1/2 आएगा। सो यहां पे 1/2 होगा, माइनस ये 0 है, वैसे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और डिनोमिनेटर में 1 है, इसको भी लिखने की खैर जरूरत नहीं है, लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हैं ये 1/2 होगा, डेसिमल में ये 0.5 आ जाएगा। ऑप्शंस में देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं इट इज इन चार्ली ऑप्शन, सो चार्ली इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, किसका? मिडल टर्म का। अब हम ये बात जानते हैं कि मिडल टर्म को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखना होता है कि जो आपके पास बाइनोमियल दिया गया है उसकी पावर क्या है। सो यहां पे पावर है 10 जो कि इवन है। हम ये जानते हैं कि मिडल टर्म में अगर n जो है वो इवन होगा तो इसका मतलब है एक मिडल टर्म होगी जिसका नंबर होगा n+2/2th टर्म, तो ये वो टर्म होगी। और अगर n जो है वो क्या हुआ, वो ऑड हुआ, तो उस केस में वी हैव 2 मिडल टर्म्स। एक मिडल टर्म का नंबर होगा n+1/2th टर्म और एक मिडल टर्म का नंबर होगा n+3/2th term. So these two are the middle terms in case जब n odd होगा। यहां पर n even है, so बहुत clearly आप यहां पे 10 n की जगह 10 रखेंगे तो 10+2/2th term, so ये क्या बन जाएगी? So this is actually 6th term। तो मुझे ये समझ आ रही है कि वो जो मिडल टर्म मुझसे पूछी जा रही है वो 6 टर्म है। ऑब्वियसली ये तमाम काम आप मेंटल मैथ से कर लेंगे, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सो यहां पर ये देखेंगे और सिंपली हमने ये जज कर लिया कि 6 टर्म जो है वो मिडल टर्म है। अब आपको वो टर्म फाइंड आउट भी करनी है। सो करना क्या होगा, हम जनरल टर्म फॉर्मूला यूज करेंगे TR+1 जो कि होता है NCR a पावर n माइनस r और x पावर r। नाउ एज पर दिस फॉर्मूला, क्योंकि मुझे 6th टर्म निकालनी है, सो यहां पर r की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा? 5, क्योंकि ये 5+1 होगा तो ये 6th टर्म बन जाएगी। अब यहां पर n से मुराद है 10, तो यहां पर 10 आएगा, कॉम्बिनेशन r जो है वो 5 है तो वो 5 आ जाएगा। एक इससे मुराद क्या होती है? फर्स्ट टर्म बाइनोमियल की, और यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है? 1/x है। सो a का मतलब 1/x, n जो है वो 10 है, माइनस r जो है वो 5 है, और x से मुराद होती है सेकेंड टर्म, और यहां पर आप देखें सेकेंड टर्म x ही है। सो यहां पर x आएगा और उसकी पावर r क्या है? 5 है। सो यहां पर ये 5 आ जाएगा। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये 10 कॉम्बिनेशन 5 है, ये बन रहा है 1/x पावर 5 और ये बन रहा है x पावर 5, ये कैंसिल होगा। सो मुझे समझ आती है कि इन दैट क्वेश्चन मुझे 10 कॉम्बिनेशन 5 को ही सॉल्व करना है। अगेन मैं समझता हूं कि जिसको ये कैलकुलेशन जिसकी स्ट्रांग है वो यहां पे देख सकता था कि ये 1/x है, ये x है, ये एक दूसरे को किल ही करेंगे, जैसा कि यहां पर हो भी गया। तो मुझे सिंपली क्या करना था? 10 कॉम्बिनेशन 5 ही करना था, क्योंकि 10 और यहां पे 6 टर्म के लिए r 5 हो रहा था, तो 10 कॉम्बिनेशन 5, या आप डायरेक्ट भी खैर सोच सकते हैं। बहरहाल अब मुझे 10 कॉम्बिनेशन 5 को हैंडल करने का एक तरीका तो यह है कि मैं फॉर्मूला लगा लूं जो कि NCR का होता है, और जो सेकंड अप्रोच है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। वो क्या है कि यहां पर लिखा है 10, तो आप 10 से स्टार्ट करें, और क्योंकि नीचे 5 है तो 10 को आप 5 प्लेसेस डिसेंड करेंगे, क्योंकि नीचे यहां पे 5 लिखा है। तो 10 के नीचे होता है 9, 9 के नीचे 8, 8 के नीचे 7, 7 के नीचे 6। तो आप देखें ये 1 2 3 4 5, मैंने 5 प्लेसेस इसको क्या कर दिया? डिसेंड कर दिया, और इनको आप प्रोडक्ट कर देना है जैसा कि किया हुआ है, और डिवाइडेड बाय, अब आप देख सकते हैं नीचे 5 है तो नीचे 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 4 3 2 1, तो आप इसको इस तरह से लिख लें। अब आपने सिंपली करना यह है कि इसको सिंप्लीफाई कर लें, जैसा कि यहां पे क्या होगा कि 5 2 10 हो जाएगा, 4 1 4 4 2 8 होगा, 3 1 3 3 2 6 हो जाएगा। सो यहां पर आपको 9 को 2 से, 2 को 7 से, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और ऑप्शंस में से आपका आंसर आ जाएगा 252 जो कि बीटा में मौजूद है। सो बीटा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। सो यहां पर ये वेक्टर गिवन है, मुझे इसका अगर डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। सो यहां पर ये जो वेक्टर है 3i माइनस 4j प्लस 12k, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं इसी की मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? i कंपोनेंट का स्क्वायर
प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर, जे कंपोनेंट -4 है, -4 स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट स्क्वायर, तो ये 12 स्क्वायर हो जाएगा। और इस तमाम का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट b ले लेंगे। ये क्या बनेगा, यहां पर ये 3i है, फिर यहां पर ये -4j है, और फिर यहां पर ये +12k है। और यहां पर डिनोमिनेटर में जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। वो उस 13 को मैं सबके नीचे अलग लिख रहा हूं कुछ इस तरह से। जब मैं ये कर लेता हूं तो उसके बाद ये जो i कॉफिशिएंट है 3/13 ये डायरेक्शन कोसाइन है, -4/13 ये डायरेक्शन कोसाइन है, और ये +12/13 ये डायरेक्शन कोसाइन है। इस तरह से आप डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करते हैं। यहां पर ऑप्शंस में देखेंगे तो ये कहां पर मौजूद है, इट इज इन चार्ली ऑप्शन, तो चार्ली इसका आंसर है। बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस आप जानते हैं क्या होते हैं, cos alpha, cos beta and cos gamma. So these are actually cos alpha, cos beta, cos gamma. तो ये वो सेंस डेवलप हो रही है। बहरहाल अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, आपसे कहा जा रहा है tan alpha/2 किसके इक्वल होगा। तो ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऑप्शंस में देखेंगे तो वो कहां पर मेंशन्ड है, इट इज इन अल्फा ऑप्शन। अल्फा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एंड दैट्स इट। तो नेक्स्ट के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इनको बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लॉगरिथम। यहां पे लॉग बेस 10 है और ये 0.01 है। अब इस क्वेश्चन को कैसे आप हैंडल करेंगे, इसकी डिफरेंट अप्रोच हो सकती हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड अप्रोच पे जाऊं तो वो क्या है कि मुझे अगर ये जो log 0.01 जिसकी बेस 10 है, मुझे इसको फाइंड करना है, तो मैं कहता हूं लेट्स से इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या है, वो x है। बेसिकली माय टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मैं यहां पर x को फाइंड आउट करूंगा, और यहां पर ये जो 0.01 है विच इज इन डेसिमल, मैं अपनी आसानी के लिए इस 0.01 को लिख सकता हूं 1/100, क्योंकि 0.01 एक्चुअली 1/100 ही होता है ना। अब यहां पर हम यूज करते हैं द आइडिया ऑफ लॉगरिथम। तो क्या होगा, अगर मुझे इस लॉग को यहां से खत्म करना है तो ये जो इसकी बेस 10 है इसको उधर शिफ्ट करेंगे, और उधर भी ये 10 जाकर बेस बन जाएगी, और वहां पे जो भी चीज है वो किस में चली जाएगी, पावर में चली जाएगी। तो इससे ये लॉग यहां पे खत्म हो जाएगा, और यहां पर ये क्या रह गया है 1/100 ना। तो 1/100 ऐसे मैं लिख सकता हूं 10 स्क्वायर। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर भी 10 वाली सिचुएशन है, और ये जो 10 की पावर 2 है, अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 10 की पावर -2, और यहां पर आप देख सकते हैं 10 की पावर x। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि यहां पर x है और यहां पे -2 है। क्लियरली x इक्वल होगा -2 के, और ऑप्शंस में देखेंगे तो इट इज इन अल्फा ऑप्शन। अल्फा इसका आंसर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको x को ही फाइंड करना था, क्योंकि इसी सारी चीज को मैंने क्या कहा हुआ था, x कहा हुआ था। इसीलिए -2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसकी एक स्मार्ट अप्रोच है। ऑब्वियसली इस सवाल को और भी डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है, जिसमें हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से जाएंगे तो बहरहाल आप कंपैरेटिवली जल्दी कर लेंगे। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कहा गया, आ ट्रेन कवर्स x किलोमीटर इन y hours एंड z किलोमीटर इन a hours। ये सिचुएशन बताई गई है, और आपसे कहा जा रहा है कि एवरेज स्पीड जो है उसे फाइंड करें। वी नो दैट कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये बहुत बेसिक रिजल्ट है, आप सबको ये रिजल्ट का पता भी है। अब सबसे पहले तो देख लें कि डिस्टेंस कवर कितना हुआ है। तो एक तो x किलोमीटर हुए हैं और एक z किलोमीटर हुए हैं, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x + z डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा है। y आवर्स लगे हैं और a आवर्स लगे हैं, टोटल आवर्स लग रहे हैं y + a। तो ये इतने किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय इतना टाइम, अल्टीमेटली आपको मिल जाएगी एवरेज स्पीड। अब आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन कहां पर मौजूद है, इट इज इन अल्फा ऑप्शन। अल्फा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा गया है इफ A इंटरसेक्शन B इक्वल है A के। तो अगेन इट्स अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए, नहीं तो इसको विजुअलाइज भी कर लें कि वो कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें A और B का इंटरसेक्शन A आ जाएगा। देखिएगा कि अगर B इस तरह से है और B के अंदर A मौजूद है, यानी कि A जो है वो सबसेट है किसका,
बी का। तो अब अगर आप ए और बी इन दोनों का कॉमन रीजन ढूंढेंगे तो इन दोनों का कॉमन रीजन क्या होगा, वो सारे का सारा ए ही होगा ना। तो ये वो सिचुएशन है कि जब ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए आएगा, और ये उस वक्त होगा जब ए जो है वो अंदर मौजूद होगा किसके, बी के। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सो यहां पर आप देखें ये बात लिखी है बीटा ऑप्शन में, तो बीटा इसका आंसर है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन के सवाल के हवाले से मैं अक्सर ये बात करता हूं कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, सिर्फ उसकी लुक ऐसी होती है जिसे हम समटाइम्स हैंडल नहीं कर पा रहे होते। लेकिन अगर हम उसकी लुक को ठीक क्रैक कर जाएं तो फिर इस क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ नहीं रहता। जैसा कि इस सवाल के अंदर आपको इंटीग्रेशन करनी है 1/1 + e⁻⁻x की। यहां पर एक ख्याल जो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन में डेवलप होता है कि क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, फिल वक्त ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक बेसिक स्टेप करूं तो चीजें बहुत बदल जाएंगी। जैसा कि यहां पर अगर ये 1 है, 1 प्लस ये जो e⁻⁻x लिखा है इसे मैं 1/e⁻+x लिख सकता हूं ना। तो इतना काम करने के बाद होगा क्या, यहां पर ये जो हमारे पास एक तो मेन डिनोमिनेटर है उसके नीचे आप एलसीएम ले लें। ये e⁻x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो e⁻x+1 होगा, और न्यूमरेटर में तो यहां पे 1 ही है। इस e⁻x को आप ऊपर शिफ्ट कर दें तो सिचुएशन क्या बन रही है, यहां पे e⁻x न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में e⁻x+1 dx, ये इस तरह की सिचुएशन बन रही है। अब आप अगर इसका डेरिवेटिव लें तो आप देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है। तो जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद होता है तो वो जो डिनोमिनेटर है e⁻x+1 इसका हम क्या ले लेते हैं, लॉगरिथम ले लेते हैं एज पर द रूल ऑफ इंटीग्रेशन, और साथ आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और आप नोटिस करें तो ये बात कहां पर मेंशन्ड है, इट इज इन चार्ट बीटा ऑप्शन। बीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा।